नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेपर 2 झारखंड क्षेत्रकर्ता, झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का आज हम लोग बाल गोविंद भगत का आज हम लोग करेंगे दोस्तों MCQ, जो आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि बाल गोविंद भगत से आप लोग को यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए आप लोग को मिल सकता। तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है आप लोग को रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए हम लोग इसका आज MCQ करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत, इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है लेखक? रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी से जितने भी जीवनी से उनके क्वेश्चन में वो सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कहानी से आप लोग को MCQ बनने की संभावना, वे सारे सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए फर्स्ट प्रश्न में क्या है, देखिए क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का किस गांव में उनका जन्म हुआ था? तो आप लोगों को क्या मालूम होगा कौन सा गांव है? पढ़े होंगे तो ये बेनीपुरी। कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी जी का? कौन से गांव में? तो बेनीपुरी। उनका जन्म रामपुर में भी नहीं हुआ था, श्यामपुर में भी नहीं और जयपुर में भी नहीं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म याद रखिएगा बेनीपुर में जन्म हुआ था उनका, उसी गांव में। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे? तो रामवृक्ष बेनीपुरी किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण किए थे? देखिए इसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं या स्नातक। तो किस कक्षा तक वे शिक्षा ग्रहण किए थे रामवृक्ष बेनीपुरी? तो ये किए थे 10वीं क्लास तक वे शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी शिक्षा 10वीं तक ग्रहण किए थे। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है? तो देखिए क्या है कि रामवृक्ष बेनीपुरी किस वर्ष सक्रिय रूप से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे? कब जुड़े थे? 1920 में, 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1920 में या 1928 ईस्वी में? तो कौन सा जन्म हुए स्वाधीनता के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन सा ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग को 1920 ईस्वी में जुड़े थे रामवृक्ष बेनीपुरी। कब? 1920 ईस्वी में। आगे देखिए, हाँ देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचना पत्रिकाओं में छपने लगी थी? तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 17 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो देखिए बेनीपुरी जी किस विधा में साहित्यिक रचना की हैं? तो किस विधा में साहित्यिक रचना किए हैं बेनीपुरी जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गद्य होगा, पद होगा या सस्मरण होगा या यात्रा वृत्तांत होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को गद्य हो गया। क्या हो जाएगा? जो साहित्यिक रचना उनके किस किए हैं? तो गद्य से किए हैं। किससे किए हैं? तो ये गद्य से किए हैं। आगे देखिए बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्यिक किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो बेनीपुरी रचनावली, बेनीपुरी संग्रह, रामवृक्ष रचनावली या रामवृक्ष संग्रह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेनीपुरी जी का संपूर्ण साहित्यिक किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो ये हुआ है आप लोग को बेनीपुरी रचनावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेनीपुरी रचनावली हो जाएगा। आगे देखिए
अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए इसमें क्या है कि बेनीपुरी रचना वाली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है। तो कितने खंडों में ये प्रकाशित हुई वो देखिए, तो देखिए 5 खंडों में, 6 खंडों में, 8 खंडों में या 10 खंडों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर प्रश्न का, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 8 खंडों में ये प्रकाशित हुआ। जो ये बेनीपुरी रचना वाली कितने खंडों में ये प्रकाशित हुए हैं, तो 8 खंडों में। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न में क्या है कि पपीतों के देश में बेनीपुरी जी की कैसी कृति है। तो ये कैसी कृति है उनकी, ये कृति उनकी कैसी है, तो नाटक है, रेखाचित्र है, कहानी है या उपन्यास है। तो ये कैसा है, पपीतों की देश की ये क्या है, तो ये है आप लोग को क्या है, ये उपन्यास है। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि 9 नंबर प्रश्न में देखिए, रुकिए 1 सेकेंड, क्या है कि अम्बपाली बेनीपुरी जी की किस प्रकार की रचना है। तो ये किस प्रकार की इनकी रचना है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, नाटक है या कहानी है। तो ये किस प्रकार की रचना है ये, तो ये है आप लोग को किस प्रकार का है, तो ये है आप लोग को नाटक है। कैसी रचना है ये, नाटक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या है, तो माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, तो ये है उपन्यास है, रिपोर्ताज है, संस्मरण है या रेखाचित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कैसा है, तो ये है आप लोग को क्या है ये, तो ये रेखाचित्र है। क्या है, तो ये क्या है, रेखाचित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर में क्या है, पैरों के पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है। तो उनकी कैसी कृति है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रेखाचित्र है या कहानी है। तो ये 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा, तो आप लोग चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या है ये आप लोग को पैरों में पंख बांधकर ये कैसी है बेनीपुरी जी की कृति, तो ये है क्या है, यात्रा वृत्तांत है। कैसा है, ये यात्रा वृत्तांत है। आगे देखिए जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। तो कैसी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रेखाचित्र है या कहानी है। तो जंजीर और दीवारें किस प्रकार की रचना है, तो ये किस प्रकार की रचना है, चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये संस्मरण है। क्या है ये क्या है, जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है, तो ये है संस्मरण है। क्या है, संस्मरण। आगे देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी जी की किस उपन्यास जाना जाता है। तो किस उपनाम से, उपन्यास नहीं है सॉरी दोस्तों, क्या है उपनाम, क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी को किस उपनाम से हम लोग जानते हैं, तो कलम की सिपाही, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर या कलम की खिलाड़ी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को किस उपनाम उनका क्या है, तो उनका है क्या है, कलम की सिपाही है। क्या है, कलम की सिपाही है। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का देहांत कब हुआ था। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का उनका मृत्यु कब हुआ था, उनकी मृत्यु तो 1964 ईस्वी में, 1965 में, 1966 में या 1968 ईस्वी में। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का मृत्यु कब हुआ था, देहांत उनका, तो ये हुआ था उनका 1968 ईस्वी को। कब हुआ था, 1968 ईस्वी को उनका देहांत हुआ था। आगे देखिए बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। हम लोग तो 1 से 14 प्रश्न में हम लोग देखें रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्या, कहानी से जो भी एमसीक्यू बनेगा वो सबको क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, मंझुलो था, छोटा था, लंबा था या बौना था। तो उनका कद कैसा था, तो ये मंझोला था। कैसा था, मंझोला उनका कद था रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, नहीं बाल गोविंद भगत का। आगे देखिए
देखिए बाल गोविंद भगत का रंग कैसा था, तो बाल गोविंद भगत जी का रंग कैसा था, तो उनका रंग काला, सावला, गोरा या भूरा। तो बाल गोविंद भगत जी का रंग कैसा था उनका चेहरा का, तो उनका था गोरा था। कैसे थे, गोरा थे। आगे देखिए, देखिए बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो बाल गोविंद भगत जी की उम्र कितनी थी, उनकी उम्र 50, 55, 60 या 60 से ऊपर। तो बाल गोविंद भगत जी की उम्र कितनी थी, तो 60 से ऊपर थी। कितनी थी कहानी में, 60 से ऊपर। देखिए बाल गोविंद भगत का कैसा वस्त्र धारण करते थे, तो बाल गोविंद भगत जी कैसा वस्त्र धारण करते थे। देखिए एक धोती और एक लुंगी, एक टोपी और एक लुंगी, एक लंगोटी और एक कनफट्टी टोपी या मात्र एक धोती। तो बाल गोविंद भगत कैसा वस्त्र धारण करते थे, वे करते थे एक लंगोटी और एक कनफट्टी टोपी धारण करते थे। कौन, बाल गोविंद भगत जी। कौन, बाल गोविंद भगत जी। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए बाल गोविंद भगत जाड़े के दिनों में क्या ओढ़ते थे, तो देखिए बाल गोविंद भगत ठंडा के मौसम में वो क्या ओढ़ते थे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, लाल कमली, सफ़ेद कमली, काली कमली या भगवा चादर। तो कैसा क्या ओढ़ते थे, तो वो ओढ़ते थे काली कमली, जो हम लोग बोलते हैं काला कंबल, वो वही ओढ़ते थे। कौन, बाल गोविंद भगत जी। आगे देखिए बाल गोविंद भगत का मस्तक पर क्या लगाते थे, तो देखिए बाल गोविंद भगत जी मस्तक पर, अपने सिर पर क्या लगाते थे, रामानंदन चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन या सिंदूर। तो अपने मस्तक पर क्या लगाते थे बाल गोविंद भगत जी, तो क्या लगाते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे। क्या लगाते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे। आगे देखिए, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे। तो अब क्या क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के गले में क्या पहनते थे, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की जड़ों की माला, अष्टपिक की माला या मोतियों की माला। तो बाल गोविंद भगत गले में क्या पहनते थे, तो क्या पहनते थे, तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। क्या पहनते थे, तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए बाल गोविंद भगत के कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो बाल गोविंद भगत जी कैसा जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, जो 60 के से ऊपर उनकी उम्र हो गया था, तो वो गृहस्थ, सन्यासी या व्यापारी या पेशेवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गृहस्थ हो जाएगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत जी किसे साहब मानते थे। देखिए तुलसीदास को, कबीर को, सूरदास को या कालिदास को। तो बाल गोविंद भगत जी किसे साहब मानते थे, तो किसको मानते थे, ये कबीर जी को मानते थे। किसको मानते थे, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कबीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे तथा उनके आदेशों पर चलते थे। तो बाल गोविंद भगत किनके गीतों को चलते थे और उनके आदेशों पर चलते थे, तो वो कौन थे, मुकेश, कबीर, तुलसी या निराला जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का 24 नंबर प्रश्न का तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 24 नंबर प्रश्न का, तो कबीर हो जाएगा। क्या देखिए कबीर पंथी मठ बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था, तो कबीर
जो कबीर पंथी मठ था, कबीर बाल गोविंद भगत जी से कितने घर से दूरी था? तो ये देखिए 1 कोस, 2 कोस या 3 कोस या 4 कोस, तो कितने दूरी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को 2 कोस था। आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा तो क्या जवाब दीजिएगा? 2 कोस। आगे देखिए, देखिए आषाढ़ की बारिश में औरतें क्या लाकर खेतों में मेड़ पर बैठती थी? तो लुकमा, कलवा, बिहान या हल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर प्रश्न का? तो क्या लाती थी औरतें आषाढ़ के महीना में? तो कलवा लाती थी, कलेवा लाती थी। क्या लाती थी? कलेवा। देखिए भादो के अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत कौन सा गीत गा रहे थे? तो भादो का महीना था, उस टाइम बाल गोविंद भगत जी कौन सा गीत गा रहे थे? छोटे मोटे पाव हमार यही ठहिया झोलनी हेराय हो रामा, गोदी के पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, या यही रे रामा दर्द हो गैल। तो कौन सा गीत गाते थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किस महीना में था? भादो, जो अंधेरी रात था उस टाइम यही गीत गाया करते थे। आगे देखिए, देखिए बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने में शुरू होती है? फागुन में, अगहन में, आषाढ़ में, कार्तिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर प्रश्न। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कार्तिक महीना में। कौन सा महीना में? कार्तिक महीना में हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। आगे देखिए, देखिए बाल गोविंद भगत की, हाँ देखिए, हाँ 30 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी और जहां वे स्नान करने जाते थे? तो कितनी दूरी थी? जो बाल गोविंद भगत के गांव से नदी की दूरी कितनी थी और वहाँ क्या करते थे? स्नान करने जाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। और स्नान करके आते थे और अपना संगीत पर जुड़े रहते थे। तो कितनी दूरी थी? 1 मील, 2 मील, 4 मील या 6 मील। तो कितनी दूरी थी? आप लोग कहानी अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा कितनी दूरी थी। तो 2 मील दूरी थी। कितनी थी? 2 मील दूरी थी। अब देखिए गर्मियों की शाम में बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? तो गर्मियों के समय में बाल गोविंद भगत जी क्या गाते थे? देखिए क्या गाते थे? बिहना, सांझा, फगुआ या कजली। तो क्या गाते थे बाल गोविंद भगत जी? क्या गाते थे? तो 31 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सांझा होगा। क्या हो जाएगा? सांझा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न में क्या है? 32 नंबर प्रश्न में देखिए कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो आप लोग को पूछ देगा एग्जाम में कि बाल गोविंद भगत जी के कितने बेटे थे। तो आप लोग कहानी को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे कि बाल गोविंद भगत जी के कितने बेटे थे। कितने बेटे थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे या एक भी नहीं थे? एक भी नहीं थे। कितने थे? 1 बेटे थे और वो बेटे मर गए थे वो बाल गोविंद भगत जी के। और क्या कहते थे? आंगन में वो बेटे का जो मर गए थे उसके बाद आंगन में रख कर उनके संगीत गाते थे। क्या बोलते थे? आत्मा परमात्मा से मिल गया। कौन बोलते थे? बाल गोविंद भगत जी बोलते थे। तो उनके बेटे कितने थे? तो 1 बेटे थे और वो शादी किए थे। वो बेटे उनके एक पुतौ भी थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी के एक पुतौ भी थे। अब देखिए बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? अब बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? चुस्त और तेज था, स्वस्थ और कुसग्रह था, सुस्त और बोधा था, पागल और बीमार था। तो बाल गोविंद भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा था। कैसा था? सुस्त और बोधा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न में इसका क्या हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में क्या है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर कि बाल गोविंद भगत ने किसी अपने बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाने को कहा। तो किसको कहे थे ये बाल गोविंद भगत जी, किसने अपने बेटे के मृत्यु पर खुशी मनाने के लिए कहे थे, तो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, या अपने भाई को, या अपनी पतोहू को। तो किसको कहे थे, अपने पतोहू को कहे थे। किनको खुशी मनाने के लिए बोले थे, पुतोहू की। बोलते थे कि आत्मा का मिलन परात्मा से हो गया है, इसीलिए इसमें खुशी का पल है, इसमें रोने का पल नहीं है। कौन बोल रहे थे, बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू को। आगे देखिए, हाँ 35 नंबर प्रश्न में क्या है कि बाल गोविंद भगत बेटे की चिंता को आग किसने दी थी। तो बाल गोविंद भगत जब उनका बेटा मृत्यु हो गया था, तो उनको आग का चिता कौन दिए थे, किसने दी थी, तो भाई ने, पत्नी ने, पिता ने, या ससुर ने। तो कौन दिए थे, तो ये उनकी पत्नी दिए थे, उनकी जो पत्नी थी वो दिए थे। आगे देखिए बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे। तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे, तो यमुना संगम, या गंगा, या नर्मदा। तो बाल गोविंद भगत जी हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे, तो ये गंगा नदी पर जाते थे। कहाँ जाते थे, 36 नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आप लोग को गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। आगे देखिए बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि बाल गोविंद भगत कबीर जी को क्या मानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साहब होगा, गुरु होगा, शिष्य होगा, या मित्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 37 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, तो बाल गोविंद भगत कबीर जी को क्या मानते थे, तो ये आप लोग को क्या मानते थे, गुरु मानते थे। क्या मानते थे, गुरु मानते थे। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न में आगे क्या है कि बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे। तो बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे, तो देखिए सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, या मीराबाई के। तो किनके आदर्शों पर चलते थे बाल गोविंद भगत, तो ये किनके आदर्शों पर, तो कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है कि बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे। तो कहानी में आप लोग पढ़े होंगे बाल गोविंद भगत, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप लोग को, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, या फील्ड वर्कर हो गया, इसमें आप लोग कहानी को प्रॉपर से पढ़े होंगे बाल गोविंद भगत, तो यहाँ से आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग के एग्जाम में अगर कहानी का अंदर से पूछ देगा तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ आएंगे। इसीलिए कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए और एमसीक्यू कीजिए, तब जाकर आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्या है क्वेश्चन में, देखिए बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे। तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे तो जरूर मालूम आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो मंदिर में, गुरुद्वारों में, या मस्जिद में, या कबीर पंथी मठ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे, ये ले जाते थे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे, ये कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। और वहाँ उसके बाद कहीं दूसरे जगह पर ये बाल गोविंद भगत जी अपनी फसल को ले जाते थे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। तो किस विशेषता पर मुग्ध था, तो पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, या व्यवहार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। तो चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आप लोग को होमवर्क रह जाएगा। क्या 40 नंबर प्रश्न क्या रह जाएगा आप लोग को होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि लेखक जो बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। तो चलिए इस सेशन को सभी
अपने भाई बंधुओं पर पास शेयर कर दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट हो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो आप लोग को हर बार क्लास आएगा जोहार एग्जाम में, तो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत चल जाएगा, जिससे आप लोग जोहार एग्जाम से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।